विद्या को देते हुए कहती हैं, बेटा आज आलू और मटर की सब्जी बना लेना। सब्जी वाले की कुछ सब्जियां गिर गई थीं तो मैं यह वहां से उठा लाई। ठीक है मम्मी जी, मैं सब्जी तो बना लूंगी, लेकिन घर में चावल ही नहीं है। लेकिन बच्चों का तो मन कर रहा होगा खाने का। बच्चों को हम भूखा नहीं छोड़ सकते। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक काम कर, जा सीमा से कह दे, वो शांति से थोड़े से चावल मांग कर ले आएगी। ठीक है मम्मी जी, अभी कहती हूँ। विद्या के कहने पर सीमा अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? काकी, हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं बचा है। घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बच्चे भी भूखे हैं। क्या आप हमें थोड़े चावल दे देंगी? हाँ हाँ बेटा, इसमें भला पूछने वाली कैसी बात है। तुम अभी रुको, मैं तुम्हें कुछ चावल लाकर देती हूँ। शांति अंदर जाती है और सीमा को कुछ चावल लाकर देती है। बेटा, कभी भी ऐसी परेशानी हो तो तुम हिचकिचाना मत, तुम मुझसे आकर मांग लेना। रुको, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आलू मटर बचे हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्र काकी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सीमा चावल लेकर आ जाती है और विद्या को देती है। मैं बस अभी सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। में आग जलाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक उम्मीद थी। वह आज जल्दी जाना चाहती थी, शायद आज किस्मत कुछ बदल जाए। वह चुपचाप खाना बनाने लगी थी कि तभी ससुर राजेश आहट सुनकर वहां आ गए। उन्होंने ठंड से सिकुड़ते हुए पूछते हुए कहा, क्या हुआ विद्या, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो काफी ठंड है। विद्या ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए धीरे से कहा, हाँ बाबूजी, पर आज सोचा जल्दी जाती हूँ काम पर, क्या पता सेठ खुश होकर कुछ ज्यादा पैसे दे दे। मेरे निशु को वो पाव की रोटी वाला पिज्जा भी खिलाना है। यह सुनकर राजेश ने कुछ नहीं कहा। वे बस चुपचाप गर्दन झुका लेते हैं। उनकी आंखों में बेबसी और गर्व एक साथ तैर गया। बिना कुछ बोले वे वापस कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विद्या घर से निकलती है। ठंडी हवा फिर से उसके चेहरे से टकराती है, लेकिन आज कदमों में थकान नहीं, उम्मीद थी। वह रोज की तरह फैक्ट्री पहुंचती है और खिलौनों के बीच खड़े खड़े काम में जुट जाती है। मशीनों की आवाज, लोहे की गंध और थकान, सब कुछ वही था, लेकिन आज उसका मन अलग था। शाम को जब विद्या रोज की तरह मजदूरी लेने सेठ के पास पहुंची तो वहां कुछ अलग ही माहौल था। लोग इकट्ठा थे, फैक्ट्री में अफरा तफरी थी। विद्या आगे बढ़ी तो देखा सेठ जमीन पर बेहोश पड़ा था। एक पल के लिए उसके हाथ कांप गए। निशु दौड़कर अंदर गया और दादाजी से लिपट गया। क्या हुआ मेरे पोते को, इतना मायूस क्यों लग रहा है? विद्या ने आंचल से आंखें पोंछते हुए धीरे से कहा, कुछ नहीं बाबूजी, बाजार में ब्रेड की रोटी खाने की जिद कर रहा था। पूरी प्लेट 120 रुपए की थी, इसलिए। विद्या आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही सास कमला ने गुस्से में ताना मारते हुए कहा, बहू, क्या तुमने बच्चे को मारा है? विद्या ने जवाब देने के बजाय नीचे गर्दन झुका ली। कमला ने ठंड और दर्द भरे स्वर में आगे कहा, अरे बहू, एक तो इस ठंड में हम बच्चे को कुछ अच्छा खिला भी नहीं सकते, कम से कम प्यार से बात तो कर सकती हो। तभी पीछे से बीमार किशोर ने खाट पर से आवाज लगाई। उसने भारी मन से कहा, विद्या को कुछ मत बोलो माँ, आज ये सब मेरी हालत की वजह से हो रहा है। विद्या को काम पर जाना पड़ता है, घर भी वही चलाती है, काम भी वही करती है। अगर मैं बीमार नहीं होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर ठंडी हवा दीवारों से टकरा रही थी और अंदर हर दिल में चुपचाप एक आग जल रही थी। घर के टूटे हुए दरवाजे से सर्द हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। जगह जगह से फटी हुई चादर में दुबके सास कामला, ससुर राजेश और छोटा निशु एक दूसरे से सटकर बैठे थे। आग बुझ चुके चूल्हे के पास बैठना भी आज बेकार लग रहा था, क्योंकि लकड़ी खत्म हो चुकी थी। अविरत धूप के नीचे रामू अपने छोटे से खेत में अथक परिश्रम करता है। उसके हाव भाव थकान से भरे हुए हैं। चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर गहरी अंकित हैं। हर सिलवट असफल फसलों का प्रमाण है। वह अपनी दृष्टि आकाश की ओर डालता है। एक मूक प्रार्थना उसके होठों से निकलती है। जीवन देने वाली वर्षा के लिए भीख मांगती है। जलती धूप में रामू एक निर्माण स्थल पर काम करता है। पत्थरों के टूटने की आवाज उसकी थकी हुई दृढ़ता को दर्शाती है। हर हथौड़े का हर वार उसके परिवार के सपने से प्रेरित है, जो उसे उन खेतों की याद दिलाता है जिन्हें वह फिर से सींचना चाहता है। थकान के बावजूद रामू अपने सपनों में ताकत पाता है। हर टूटा पत्थर उसकी आजीविका को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। रामू अपने हरे भरे खेत के बीच खड़ा है। एक विस्तृत
आनंदित मुस्कान उसके अनुभवी चेहरे को रोशन कर रही है। उसकी आंखें गर्व से चमकती हैं, जो हवा में धीरे धीरे झूलती हरी भरी फसलों को दर्शाती हैं। वह स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें उठाता है, उसके सामने प्रचुरता के लिए आभार का इशारा।